Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। ये जुलाई 2019 का सेट है। 5 ऑफलाइन पेपर्स डिस्कस करने की बात हमारी हुई थी, प्रॉपर एनालिसिस, और वो हम लोग करेंगे। ये 4th है। इसके बाद हम 5th जो है ऑफलाइन पेपर जो आया करता था, जिससे आपकी थोड़ा जो है आंखों को भी एक बार दिमाग सेट हो जाए और रीडिंग हैबिट भी बन जाए कि ऐसे ही पेपर आने वाला है ऑफलाइन में। और एक मेन सेट आता है, वही क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव जो है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी सेट में 15वें नंबर पे है तो दूसरे सेट में आपको वो 5वें नंबर पे मिल सकता है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। और आज हम 3 दिन बाद मिल रहे हैं, सैटरडे संडे और मंडे जो है छुट्टी रही। आज ऐप बैचेस में तो आज भी छुट्टी ही है, बट तबीयत अभी भी बेटर नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी से कंटिन्यू कर सकें, कल से बैचेस में भी क्लास कंटिन्यू कर सकें, अदरवाइज स्टिल नॉट फीलिंग वेल इनफ। स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास के 30 क्वेश्चंस। इन 30 में से मुझे लगता है कि 20+ एटलीस्ट आने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी सेट है। जो 2018 वाला सेट किया था पेपर 2 का, वो मुश्किल सेट था, है ना, जिसमें 14 क्वेश्चन उन्होंने डी ही माना है। वो ऑफिशियल आंसर की मतलब ऑफिशियल आंसर जो है वो आपका मैंने दे दिया है आपका, अगर आप कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे उस सेट के। तो ये सारे पेपर आपको देख लेने हैं, 2016 2018 के 2 पेपर, अब ये हम लोग कर रहे हैं। और पूरी जो प्लेलिस्ट है 2023 वाली सीटेट की, उसको फॉलो कीजिए, सीटेट रुकेगा नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पोल में आप लोग जवाब देंगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, जीन पियाजे की। देख पा रहे होंगे होपफुली आप सभी, है ना, लेंथी है थोड़ा सा क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मतलब जैसे जैसे वो दुनिया में कुछ भी, उनको एक मान लीजिए एक रबर भी मिली है तो वो उसको भी खोल के देखेंगे उसमें क्या है, मैनिपुलेट करेंगे उसको, है ना, समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्ञान का सृजन करेंगे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं पियाजे, रचनावादी भी हैं, है ना। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई। या तो वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकी तीनों को अपने अंदर समाहित करता हो, या फिर बाकी तीनों से बेस्ट हो या बेहतर हो, है ना। 1 नंबर उसी पे मिलेगा, इन्हीं 2 केसेस में 1 नंबर मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकनात्मक अधिगम, दूसरों को देख करके, इमिटेट करके या अवलोकन करके उनका सीखना कुछ। ये आपका एक क्वेश्चन इससे भी आता है, बट ये बेंड्यूरा की थ्योरी है, ये पियाजे नहीं कहते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि पियाजे के बारे में पूछा है। भाई हमेशा ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, कैन बी कंडीशनड टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये एसआर बॉन्ड की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं, या फिर जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वो मानते हैं कि एक स्टिमुलस होता है, यानी एक चीज है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और आपको उसका रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है ना। जैसे अलार्म बजता है, तो जब वो अलार्म बजेगा वो स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया उठ जाओ आपकी नींद खोलने के लिए, तो रिस्पॉन्स क्या देंगे आप, या तो उठ जाएंगे या फिर अलार्म को स्नूज कर देंगे, ऑफ कर देंगे, व्हाटएवर। तो ये कंडीशनिंग है, ये व्यवहारवादी लोग कहते हैं। आपके पेपर में व्यवहारवाद को अच्छा नहीं माना जाता, हम रचनावाद को अच्छा मानते हैं। और यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा, पियाजे क्या है, रचनावादी हैं। फोर्थ ऑप्शन है कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ पियाजे और वाइगोस्की में से कोई भी नहीं जाता कि या तो रिवॉर्ड दे दो या पनिशमेंट दे दो। तो ये दोनों ही टेम्परेरी तरीके हैं। अगर ज्ञान का सृजन कराना है तो बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करानी पड़ेगी, उसका जेन्युइन इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, वहां से वो सीखेगा, ना कि एक दिन आपने उसे रिवॉर्ड दे दिया दूसरे दिन पनिशमेंट दे दी। तो ये लालच का खेल है, लंबा नहीं चलता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो पियाजे के बारे में, बेसिकली पियाजे की बात हो रही है पूरे पेपर में, कहीं भी बच्चे की बात हो तो बच्चे को एक्टिव रखना है। बच्चा एक्टिव फर्स्ट ऑप्शन में है कि जहां वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करे, एनवायरमेंट में एक्सप्लोर करे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चंस घुमा फिरा करके इतनी बार रिपीट हुए हैं ऑनलाइन साइट्स में भी, अगर आप देखेंगे, जिसकी हद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। यानी जो चालक विकास कह लीजिए, या इसको हम सकल विकास, या फिर हम इसको कहते हैं गत्यात्मक विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इंपॉर्टेंट सेट रहेगा, बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी आपकी, है ना। तो मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सब मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। और मोटर डेवलपमेंट खुद किसके अंदर आता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, सब में एक जैसा नहीं होता, फिर भी चालक विकास डैश क्रम से डैश की ओर जाता है। यानी मोटर डेवलपमेंट की दिशा क्या है, ये आपको गर्लफ्रेंड से याद कराया हुआ है, याद होना चाहिए। GF यानी पहले
गर्लफ्रेंड नहीं है ये जीएफ, खुश मत हो जाइएगा। ये क्या है? जी फॉर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी बड़ी मांसपेशियों का विकास, और एफ फॉर फाइन मोटर स्किल्स। ठीक, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ यही आपका क्रम रहता है, सीक्वेंस रहता है। पहले बड़ी मसल्स यानी बच्चा चलना, खड़े होना, दौड़ना, ये सब सीखेगा। बाद में पेन पकड़ना, सुई से कुछ करना, या फिर आपका जितना भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो जिसमें भी आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल यूज होती हैं, ड्राइंग करना, ये सब बाद में सीखता है। निटिंग, बुनाई करना, कढ़ाई करना। फाइन मोटर मतलब छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल। तो पहले बड़ी मांसपेशियों यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ जाता है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल से सेफेलोकॉर्डल, ये सब नहीं चलेगा, है ना, ये अपने आप में अलग अलग है। प्रॉक्सिमो डिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी, और सेफेलोकॉर्डल है सर से पैर, हेड टू टो जिसको कहते हैं, वो डायरेक्शन का प्रिंसिपल है ना। मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो किस दिशा में जाएगा? ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर डेवलपमेंट से ग्रॉस की ओर उल्टा नहीं है, जी एफ है, एफ जी नहीं है। ठीक है जी, बात क्लियर है? तो उत्तर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक की ओर, हिंदी में कई नाम मिल जाते हैं लेकिन इंग्लिश में वही रहेगा आपका, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा ध्यान से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन, हर बार आता है घुमा फिरा करके, है ना। और ये वर्ड बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, उन्होंने पूछ भी लिया एज इट इज। क्या है? द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, यानी वह अवधि, वह पीरियड जो वयस्कता के संक्रमण की पहली करती कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? मतलब संक्रमण काल भी कह देंगे इसको, ट्रांजिशन पीरियड भी कह देंगे इसको, और क्या कहते हैं? कई सारे नाम है, सारे नाम दिमाग में रखिएगा। थ्रेश होल्ड यानी दहलीज जिसको हम कहते हैं, दरवाजा, थ्रेश होल्ड भी है ये, ट्रांजिशन पीरियड भी है ये, है ना। ट्रांजिशन लिखा ही है वहां, फिर भी लिख देते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी है ये। इसको ब्रिज पीरियड भी कह देते हैं, पुल जिसको हम कहेंगे। भाई अडल्टहुड के लिए क्या है? ये ब्रिज है। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी कह देते हैं, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यानी व्यक्ति में इतने परिवर्तन हो रहे होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, हार्मोनल हो, मतलब हर तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी इस समय पे होती है। अडल्टहुड की ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशन किस में होगा? व्यक्ति का अडल्ट में हो जाएगा, है ना। तो ये एडोलेसेंस है ना। अगर हम देखें, यहां पे है चाइल्डहुड, यहां पे है चाइल्डहुड, ये बीच में एक पीरियड खाली है, और यहां है अडल्टहुड। तो बीच में ब्रिज कौन बना? वयस्कता जिसको हम कहते हैं, भाई 21 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 18 से ऊपर का व्यक्ति है ना। यहां चाइल्ड क्या है? 12 साल तक होगा। अब 12 से 18 का जो टाइम पीरियड है, टीनेज जिसको हम कह देते हैं, या फिर अगर हम डब्ल्यूएचओ की माने 10 से 19 वर्ष एज पर डब्ल्यूएचओ, तो ये ब्रिज बना। कौन? एडोलेसेंस, किशोर या किशोरी, टीनेजर्स जिनको हम कह देते हैं सो कॉल्ड। तो एडोलेसेंस या किशोर अवस्था क्या है? ब्रिज पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, जब एक व्यक्ति का एक बच्चे से वयस्क में ट्रांजिशन यानी परिवर्तन हो रहा हो। थ्रेशहोल्ड है, ये दरवाजा है जिस दरवाजे को पार करके आप अडल्टहुड में जाते हैं। तो इसको थ्रेशहोल्ड पीरियड कह लीजिए, ट्रांजिशनल पीरियड कह लीजिए, ब्रिज पीरियड कह लीजिए, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कह लीजिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन बच्चे में हो रहे होते हैं, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने कहा है? स्टैनली हॉल करके एक व्यक्ति हैं जिनकी बुक का नाम भी है एडोलेसेंस, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेस एंड, हाँ क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया भी हुआ है, और मैं एग्जांपल बहुत बार देती भी हूँ जब हम ट्रांजिशन पीरियड की बात करते हैं, है ना। कई लोगों को याद होगा वो स्टार 1 करके एक पहले चैनल हुआ करता था, तो एक सीरीज आई थी वेम्पायर्स वाली। एक वेस्ट में एक सीरीज चलती है, अमेरिका का एक सीरीज है वेम्पायर डायरीज। तो वो क्या होते हैं? ह्यूमन से वेम्पायर में ट्रांजिशन होता है उनका, यानी बदल जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे बच्चे से एक अडल्ट में ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशनल पीरियड जो है बीच वाला, उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही तेजी से आगे जा चुका है, हमको चाहिए 4th। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, 4th नंबर क्वेश्चन है और आपको पोल में जवाब देना है। पोल हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंज शुडंट स्टील द ड्रग और मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। यानी एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा खड़े होकर के क्लास में कहता है कि भाई जो हाइंज था, या हिंदी में कहें हिंज, एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती यदि वो दवा नहीं चुराता तो, ठीक है ना, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। रीजन क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग से पता चलेगा बच्चा किस स्टेज में है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चे का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि चोरी करना गलत बात है, इससे समाज में ऑर्डर खराब होता है,
या फिर मतलब चोरी करनी ही नहीं चाहिए, या फिर उसके अपने कुछ एथिक्स होने चाहिए, वॉट एवर, या सरेंडर कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है? सिंपल, पकड़ा जाएगा इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब अगर पकड़ा नहीं जाता तो चोरी करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो ये कौन सी स्टेज है? लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स आर रूल्स, रूल्स से फर्क पड़ता है, बाकी दुनिया इधर से उधर जाए। मतलब रूल्स भी नहीं है यहाँ पे बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये रूल्स नहीं है, ये पनिशमेंट से बचने के लिए आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मतलब चोरी नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको समाज में एक ऑर्डर बनाना है। समाज में ऑर्डर बनाना होता तो लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है या सोशल ऑर्डर हो जाता है, जो सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ स्टेज जिसको हम कहते हैं। यहां पे ऐसा कहा नहीं है इन्होंने यहां पे कहा है सिंपल कि भैया दंड मिलेगा, चोरी की है, जेल जा सकता है, दैट्स इट। चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, अगर जेल नहीं जाता तो कर लेते चोरी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज का थॉट है, अगर हम देखें तो, है ना। शुरुआत में हम इसको थोड़ा सा गलत ले गए थे। क्या है ये? फर्स्ट स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिसको हम दंड एवं आज्ञा पालन कहते हैं। कि बच्चा आज्ञा का पालन या नियम का पालन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे दंड से बचना है। तो यहां जेल ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रीजन क्या है बच्चे का? कि जेल ना जाए, जेल जाना पड़ेगा इसलिए गलत किया या नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? जिनको कुछ नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर ले अपने एंड पे। ये हम एक बार चेक कराएंगे, शायद हमारे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपके एंड पे भी हो सकती है, बारिश का मौसम है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में तो टिट फॉर टैट होता है ना, जैसे को तैसा वाली बात होती है। ये सेकंड स्टेज है, ठीक है ना। सोशल ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना है समाज में, फिर सब चोरी करेंगे, अगर ये होता तो ये फोर्थ स्टेज हो जाती। ठीक, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आपको पता है ये सिक्स्थ स्टेज है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यही टॉपिक से आज भी इन्हीं से क्वेश्चन आने ही है 100%। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार और जवाब दीजिए। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स, यानी मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, खुद से जो बच्चे बात करते हैं, उसको वाइगोस्की के अनुसार क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित वाक, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसकी बात तो प्याजे करते हैं। और कौन सी स्टेज में होता है ये याद करो एक बार, 2 से 6 वर्ष के बीच में ही, ठीक है ना। व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच या निज वाक, हाँ ये हमने पढ़ा है। 3 टाइप हैं वाइगोस्की के स्पीच के, और उस 3 टाइप में ये आता है। पहला है सोशल स्पीच, जब बच्चा सबसे बात करना शुरू कर देता है 2 से 3 साल के आसपास। फिर आता है आपका प्राइवेट स्पीच, जिसको निज वाक कह रहे हैं यहाँ पे, 3 से 6 वर्ष के बीच। और फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच, जो अराउंड 6 ईयर्स या अबव 6 ईयर्स रहता है। तो ये 3 प्रकार हैं वाइगोस्की के, और वाइगोस्की लैंग्वेज को एक टूल मानते हैं। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल फॉर ह्यूमंस। अगर हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की की भाषा में, मतलब सबसे बड़ा क्या है, एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने दिमाग की, अपने कॉग्निशन की, अपनी समझ का विकास करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर से करोगे सुष्मिता दास, और दूसरा तरीका नहीं है। या आपके आसपास जो किताबें चल रही होंगी आपके यहाँ करिकुलम में बंगाल में, वहां से आप तैयारी करेंगे बंगाली लैंग्वेज की। प्राइवेट स्पीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 3 से 6 वर्ष में होगी, जब बच्चा खुद से बात करता है बोल बोल करके, है ना। बच्चा कह रहा है ये ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक, फिर मैं इसको ऐसे घुमा के लेकर के आऊंगा, फिर मैं इसमें ये लगाऊंगा। वो किसी और से बात नहीं कर रहा, लेकिन बाहर बोल के आवाज सुन जाएगी आपको उसके आसपास अगर आप हैं तो। वो बोलता तो है और वर्बलाइज कर रहा है, बाहर बोल रहा है, लेकिन खुद से बातें कर रहा है, किसी और से नहीं। खुद को ही दिशा दे रहा है, सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है। ये भी पूछा जाता है। ठीक, डिस्टॉर्टेड स्पीच नहीं है, कोई टूटी फूटी या प्रॉब्लमैटिक स्पीच नहीं है। ईगोसेंट्रिक स्पीच इसी को कहा है प्याजे ने, बट यहां बात प्याजे की नहीं हो रही है। प्राइवेट स्पीच को ज्यादा महत्व दिया है वाइगोस्की ने। उन्होंने कहा है डायरेक्शन के काम आती है, खुद को दिशा देता है बच्चा खुद से ही बातें करके। जैसे आप पेपर में बोल बोल के बातें करते हैं खुद से, अरे ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, वो प्राइवेट स्पीच है। अकॉर्डिंग टू associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of, यानी खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। मतलब जब हम टॉयज की बात करते हैं तो हम कहते हैं लड़कों के लिए क्या आनी चाहिए, कार्स। लड़कों को तो कार्स पसंद होती हैं, क्यों? क्योंकि बचपन से हमने उनको कार्स ही दी है, पेश की है उनके सामने कार्स। और लड़कियों के लिए डॉल। ये क्या हुआ, टॉयज को एसोसिएट कर दिया जेंडर से, मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय से। ठीक, दूसरा क्या है, क्लोथिंग के आर्टिकल, लड़कियों के लिए मेकअप, लड़कों के लिए कुछ और, है ना, जिम का सामान और समथिंग, तो हम क्लोथिंग में भी ऐसी उस तरह से जोड़ दे रहे हैं। हाउस होल्ड आइटम्स भी, किचन सेट ला करके देंगे लड़कियों को, है ना, और कुछ और लेकर के आएंगे लड़कों के लिए। ठीक, ऑक्यूपेशन में भी अगेन यही बात है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, पायलट की,
तो लड़के को पायलट बनना चाहिए, या फिर लड़की को हम कुछ और ला करके दे देंगे, डॉक्टर का सेट ला करके दे देंगे, कुछ और ला देंगे। तो ऑक्यूपेशन को भी कहां जोड़ दिया, या घर पे काम करना चाहिए लड़कियों को, किससे, लिंग से जोड़ दिया, यानी स्पेसिफिक सेक्स के साथ जोड़ दिया ऑक्यूपेशन को। ठीक है ना। अब क्योंकि यहां सेक्स लिखा है इसलिए घबरा करके गलत जवाब नहीं देना, पहले समझना है कि लिखा क्या है। भाई मेल और फीमेल सेक्स ही तो है ना, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक, तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय आदि को जब हम विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या प्रदर्शित करता है, व्हाट डज इट शोइंग, बताइएगा एक बार, सिंपल, या व्हाट डज इट शो, बताइए एक बार। ठीक है ना। देखिएगा 90% लोग कह रहे हैं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यानी क्या है, आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, रूढ़िबद्ध बना रहे हैं, किस चीज को, सामान को, कपड़ों को, टॉयज को, इवन ऑक्यूपेशन को, काम को भी, कि ये काम इस जेंडर के साथ, मेल्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ये फीमेल्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इसी को स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता कह रहे हैं, जिसमें बायसनेस इंक्लूडेड ही है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है मेल और फीमेल की, ये कोई जेंडर थियोरी या जेंडर रेलेवेंस की बात नहीं है कि किसके लिए क्या रेलेवेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, लिंग रूढ़िबद्धता है। ठीक है ना, सॉरी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जिसमें जेंडर बायसनेस इंक्लूडेड होती है। बायसनेस क्या होती है, पक्षपात, किसी भी एक तरफ झुके होना। स्टीरियोटाइपिंग में किसी एक तरफ तो झुका होता ही है व्यक्ति, है ना। और अगर हम बात करें या उसमें इक्वालिटी तो नहीं होती है स्टीरियोटाइप में, इतनी बात पक्की है। अच्छा, एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, जो सेक्स है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, यानी जैविक इकाई है। और जेंडर क्या है, जेंडर है एक सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज ने बनाया है कि लड़कियां ये पहनेंगी, लड़के ये काम करेंगे, है ना। तो जेंडर सामाजिक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो यहाँ पे जब आप किसी एक सेक्स से काम को जोड़ देते हैं तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बन जाता है, कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप फैला रहे हैं समाज में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के ऑनलाइन में भी कई बार आया है ना। जो इसके बाद वाले जो दोनों पेपर हुए हैं 2 साल, सेट्स तो बहुत सारे हैं। तो बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में, यानी जब वो स्कूल आ रहा है, जो भी अपने साथ लेके आता है अनुभव, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है, उसकी भाषा है, उसकी आर्थिक स्थिति है, जो भी बच्चा लेके आता है, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बच्चा जो लाए वो कुछ खराब नहीं है, जो भी वो घर से लाया, अपने अनुभव से लेकर के आया है, अपने मान लीजिए 6 साल में वो पहली कक्षा में आता है, तो वो जो भी लेकर के आया वो सब काम का है। चाहे वो उसकी लैंग्वेज हो, उसको भी आपको एक अवसर के रूप में या एक एसेट के रूप में देखना है, संसाधन के रूप में। चाहे वो जिस बैकग्राउंड से आता हो, जिस कल्चर से आता हो, जिस आर्थिक स्थिति से आता हो, या जो भी एक्सपीरियंसेस या अनुभव वो लेकर के आया है, जिस भी घर से आया है, उन सब को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और इनको एक्सेप्ट करते हुए, यानी ये उसकी प्रीवियस नॉलेज हो गई, ओल्ड नॉलेज हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान है, जो भी उसको आता है, इसी से जोड़ के नए ज्ञान का निर्माण हम करते हैं। तो बिल्ड ऑन करना है आपको, इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, जो भी बच्चा अपने साथ अनुभव लाता है या लाती है। इतनी बात क्लियर है ना। तो आप डिनाई करेंगे कि जो तुम्हारी भाषा है वो नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट, इग्नोर कर देंगे उसको, है ना, उपेक्षा करेंगे, अरे क्या कर रहे हो ये, है ना, इग्नोर में ध्यान ही नहीं देंगे उस पर, तो ये क्या होगा, ये गलत तरीका होगा। बिल्ड ऑन करना, जो भी बच्चा लेकर के आए उसको एक्सेप्ट करके उस पर बिल्डिंग बनानी है, उसको नींव की तरह इस्तेमाल करना है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि मैक्सिमाइज कंपैरिजंस आपको नहीं करना, कोऑपरेशन चाहिए, हमें सहयोग की भावना लानी है बच्चों में। मार काट वाली जो प्रतिस्पर्धा है, यानी जो जिसको कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं हम, गला काट प्रतिस्पर्धा, उसको नहीं बढ़ावा देना बच्चों में, तो ये तो नहीं करना चाहिए। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। अरे ये फलानी जाति का है, ये मेरी जाति का है, या मेरी फेवरेट कल्चर से या संस्कृति से आता है ये बच्चा, ये तो ये वाली भाषा बोलता है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये बच्चा मेरा फेवरेट है, ये भी नहीं करना है एज अ टीचर। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि आपको इग्नोर ही कर देना है कि बच्चों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, उनमें विभिन्नताएं होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सारे बच्चे सेम घर से नहीं आ सकते। इस बात को अगर इग्नोर कर देंगे तो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे कैसे, बिल्ड ऑन कैसे करेंगे, जो भी पिछला क्वेश्चन था, तो गलत हो गई ये बात भी। ये कम्युनिकेट करना है एक टीचर को, अ टीचर शुड कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन दी क्लासरूम, यानी यह संप्रेषित करना, इस बात को कम्युनिकेट करना, ये बात जाहिर कर देना कक्षा में कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का
सम्मान करती है एवं महत्व देती है। यानी 50 बच्चे, 40 बच्चे, 30 बच्चे होने चाहिए कायदे में, तो 30 से 35 एलिमेंट्री और प्राइमरी में, तो वो उन सभी बच्चों की जिस भी संस्कृति से, जिस भी भाषा से, जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से बच्चे आते हैं, वो सभी संप्रदायों का या इन जनरल जो भी सब संप्रदाय हैं वो सम्मान करता है टीचर, ना कि कोई भेदभाव है, बच्चे को एक्सेप्टेड महसूस होगा। जब हम शुरुआत में बात करते हैं कि सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, ये क्या है? आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट आई रिस्पेक्ट ऑल कल्चर्स या लैंग्वेजेस और धर्म, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेट करें, क्योंकि टीचर, ये सारी राजनीति और टीचर अलग रोल है, दो अलग दुनिया है ना। टीचर के लिए क्या है? वो ह्यूमंस हैं, बच्चे हैं, होने तो सभी के लिए चाहिए। खैर, तो कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन दी क्लासरूम। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सनल बायस आप तक ही रहने चाहिए, अगर हैं भी तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, Which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? यानी निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। लागू कब से हुआ? वैसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं, बट जब हम एनेक्ट करने की बात करते हैं, लागू होने में समय लगता है किसी भी एक्ट को, तो 1 अप्रैल 2010। ये क्या कहता है? RTE एक्ट कहता है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी माँ बाप भी आपको घर पे नहीं बिठा सकते। 6 से 14 वर्ष का यदि बच्चा है तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो 6 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। किसके अंदर? RPWD एक्ट के तहत। इतनी बात हमें क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? पीडीएफ के साथ आंसर दिया कि जब भी तो पीडीएफ ही नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, आंसर तो तब मिलेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। देखिएगा, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सारा कुछ समाहित हो जाए, मेन स्ट्रीमिंग होता है। रेगुलर स्कूल में आपने कुछ बच्चों को इंक्लूड कर लिया जब आपको लगा जिस क्लास में कर लेना चाहिए, जबकि आपको फुल टाइम इंक्लूड करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये इंटीग्रेटेड में स्पेशल प्रावधान नहीं होते उन बच्चों के लिए जिनको कोई डिसेबिलिटी है। समावेशी में हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ट चीज है। अगर हम देखें कि एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी बेस्ड एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। यानी यह विचारधारा है किस चीज की? कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी बच्चा अमीर है, गरीब है, कोई और भाषा बोलता है, कोई डिसेबिलिटी रखता है, गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, नॉर्मल एवरेज बच्चा है, हर बच्चे को एक साथ एक रेगुलर स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन एज अ फिलॉसफी मानती है। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा रखती है कि हर बच्चे को समावेशित करके रखना है आपको। जैसे मदर नेचर, जो हमारी प्रकृति है, वो आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, अगर बारिश आ रही है और आप एक जगह पे खड़े हुए हैं तो वो सभी पे आएगी। हवा चल रही है तो सबके लिए चलेगी। तो नेचर जब हम में भेदभाव नहीं करती, तो एजुकेशन सिस्टम में भी हम हर एक बच्चे को इंक्लूड कर पाए, ऐसी कोशिश करनी है। यही बात इंक्लूजन कहता है। और स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, ट्रीटमेंट बोले तो नीड को ध्यान में रख के प्रावधान करने हैं कि यदि कोई बच्चा दौड़ करके नहीं जा सकता तो उसके लिए आप रैंप बनवाएं स्कूल में, ताकि नॉर्मल बच्चा भी दौड़ के जाए और एक व्हील चेयर वाला बच्चा भी। स्पेशल एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, मल्टीकल्चरल, नथिंग। इंक्लूजन के सामने सब छोटे हैं, क्योंकि इसमें सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल भी लग सकता है कई लोगों को, क्योंकि इसमें जब कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके कॉमन है। देखिएगा, जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो एक तरफ है कॉलम ए, दूसरी तरफ है कॉलम बी। मैच कराना है। गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड बच्चे की क्या विशेषता होती है? फ्लुएंसी लैक करेगा, पढ़ नहीं पाएगा। गिफ्टेड कैसा है फिर वो? ओरिजिनल सॉल्यूशन, क्रिएटिव बच्चे की निशानी होती है, तो यहां से लगा दो क्रिएटिव से। गिफ्टेड कहां है भाई? देखो, सही तरीका ये होता है, पहले आपने चेक कर लिया गिफ्टेड वाला ऑप्शन मिलेगा कहां। टेंडेंसी टू डिस्ट्रैक्ट नहीं, इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। गिफ्टेड तभी तो हम कह रहे हैं जब वो बच्चा जल्दी सीख जाता है बाकी लोगों से, गिफ्टेड है इसीलिए तो, और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। बात सही है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन डी होना चाहिए। देखो यहाँ पे चेक करो, जरूरी नहीं है ना पूरे पढ़ने पड़े, फर्स्ट का डी होना चाहिए। अब ये इतने महान है, इन्होंने 3 जगह पे डी दे दिया, बस एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से, कि फोर्थ तो नहीं होगा। अब इन 3 में से हमें आगे चेक करना है। सेकंड भी चेक करना पड़ेगा। लर्निंग डिसेबल्ड कौन सा बच्चा होगा?
लर्निंग डिसेबिलिटी लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, हाँ डिसलेक्सिया है, इसका मतलब बच्चा जब धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ नहीं पा रहा तो, ठीक है ना। क्रिएटिव बच्चा ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचेगा, ये बात भी सही है। तो जब हमने देखा सेकंड का ए होना चाहिए, तो सेकंड का ए सिर्फ यहीं पे है, बाकी कहीं पे भी सेकंड का ए नहीं है, तो आंसर तो हमें यहीं से मिल गया था, जरूरी नहीं आगे कि दो हम चेक करते, बट फिर भी कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को फ्लुएंसी से पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। इसके अलावा क्रिएटिव बच्चा है तो ओरिजिनल या कुछ मौलिक विचार, कुछ नए विचार, कुछ नोवल आइडियाज लेकर के आएगा। एडीएचडी एक प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है बेसिकली जिसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट इजीली होता है, यानी फोर्थ का सी ऑप्शन हो गया, यानी वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, टिक के नहीं बैठ पाएगा, उछलता कूदता रहेगा, ध्यान नहीं लगा पाता। तो इसलिए ऐसे बच्चों को, एडीएचडी वाले बच्चों को काम को छोटे छोटे चंक में तोड़ करके दिया जाता है। उसको हम 40 मिनट बिठाने की बजाय 5 से 7 मिनट की कोई एक्टिविटी कराएंगे, फिर कुछ और एक्टिविटी कराएंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी करा सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, यानी बच्चे प्रभावी ढंग से या बेहतर तरीके से कब सीखते हैं, ये पूछा है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ भाषा में। पहला ऑप्शन है, आप जवाब देंगे पोल में, तब मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगी, फटाफट से बताइएगा। अब कोशिश रहेगी, वैसे तो तबीयत पहले से सुधर गई है, कि अपना 9 बजे हम डेली मिले और बैच की क्लास भी कल से कंटिन्यू करते हैं। कोई कह रहा है ऐप पर क्लास नहीं हो रही, हाँ मैंने बताया ना मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो कल और आज आपका सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है। देखिएगा फोर्थ ऑप्शन, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, बात तो सही है। द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स, यानी बच्चे अच्छे ढंग से तब सीखेंगे जब सभी घटनाओं पे पूर्ण रूप से नियंत्रण हो टीचर का, यानी बच्चे को फ्रीडम जीरो है, बच्चे को फ्रीडम चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा जहां बच्चा एक्टिव नहीं है। दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक में तथ्य दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, उनके रट्टे लगाएंगे बच्चे, तब प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे। एकदम खराब तरीका है, रटंत विद्या चलंत नहीं। दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो टीचर ने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पे वही उसको कॉपी करके उतार करके घर पे ले जाना है। ऐसा होता आया है, होता है आज भी स्कूल एजुकेशन में या सिस्टम में हमारे, लेकिन ये चीज धीरे धीरे बदलनी चाहिए और इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, नहीं तो पहले पेडागोजी कितनी पढ़ी जाती थी। डी ऑप्शन क्या है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, यानी ये विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से, बच्चे को एक्टिव रखना है, बस बात खत्म। एक मंत्र है पूरे सीटेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी बच्चा एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय रूप से भागीदारी है। जब बच्चा एक्टिवली खुद से, आप जब सीखने आएंगे तो कैसे नहीं सीखेंगे, प्रभावी ढंग से अधिगम होगा क्योंकि बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन दी क्लास, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न बी एनकरेज टू आस्क, यानी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे क्वेश्चंस पूछो जो भी मन में आ रहे हैं, या फिर बी डिस्करेज्ड टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित कर दो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 4 बच्चों को डांट पड़ गई, अब आगे के 5 बच्चे पूछेंगे ही नहीं, है ना। तो नॉट बी अलाउड टू आस्क, बच्चों को क्वेश्चन पूछने की आजादी ही मत दो, ये भी खराब है। स्टॉप कर दो, उनको क्वेश्चन पूछने से रोक देना चाहिए। बच्चे को एक्टिव रखना है। क्वेश्चन आंसर सोक्रेट्स ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था, यानी सुकरात ने, और क्वेश्चन आंसर विधि जो है आपकी प्रश्न उत्तर विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछने के लिए प्रेरित करना है, जो भी उनके मन में सवाल जिज्ञासाएं उठ रही होती हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, क्लास में डिस्कशन डिबेट, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। और क्वेश्चन पूछने से बच्चे के मन में जो डाउट है वो क्लियर होंगे। अच्छे टीचर्स हमेशा ये कहते मिलेंगे आपको कि कोई डाउट हो तो पूछ लो, हालांकि ऑनलाइन में सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, बट ये सच है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बड़ा बड़ा कैपिटल में नॉट लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी करके दिया हुआ है, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे बेचारे के, गलत मत करना, नॉट लिखा है क्वेश्चन में, इसमें गलती ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, यानी कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से सार्थक अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका जीवन से जुड़ा होने का कोई तो कहीं रास्ता हो, यानी मीनिंगफुल कब होगी लर्निंग, जब हम लाइफ से जोड़ देंगे, बच्चों की रियल लाइफ से जोड़ देंगे। तो कौन सा एक तरीका मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में गलत है। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं, 81% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, यानी कौन सा तरीका सही नहीं है, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल का तरीका सही नहीं है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण का तरीका। भाई रिकॉल करना, मेमोराइज करना, रट्टे लगाना, ये वो कीवर्ड्स है, हमें पता है
कि रोट लर्निंग में आते हैं मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो अगर हम बात करते हैं मेमोराइजेशन एंड रिकॉल की तो बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। देखिए रेपिटेशन भी कई लोगों को ये लग सकता है कि मेमोराइज करने की ही बात चल रही है, बट रेपिटेशन इज डिफरेंट। कई चीजों में रेपिटेशन चाहिए होता है। अगर आप साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं या मैथ्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कई बार प्रैक्टिस करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं रिपीटेडली कई सारे क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस के साथ आया हुआ है इसलिए पॉजिटिव है। हो सकता है ये नेगेटिव हो जाता, लेकिन पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वहां सीधा सीधा रटंत विद्या की बात हो रही है। चलो फिर भी हम इसको रखते हैं साइड में। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो देगा टीचर, बिल्कुल निर्देश ना मिले क्लास में और कोई डायरेक्शन ना मिले तो फिर किस बात की क्लास। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, ये बात भी सही है, बच्चा इंटरेक्ट करे और एक्सप्लोर करे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमजोर जवाब है यानी नेगेटिव है वो है कंठस्थीकरण एवं स्मरण के रट्टे लगा लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और कुछ समझना ही नहीं है। तो यही ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लगा दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है, हर बार पूछा जाता है, बस हल्का सा तरीका ट्वीक करेंगे हल्का सा और क्वेश्चन यही होगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब। देखो टीचर का बिलीफ, एक सिंपल बात बतानी है, टीचर्स बिलीफ जो है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि टीचर का या शिक्षक का जो विद्यार्थी में भरोसा है या विश्वास है या जिस तरह से वो मानता है या सोचता है, क्या उस चीज का फर्क बच्चे की लर्निंग में पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो 100% पड़ता है। अगर टीचर ये मानता है कि बेटा तुम सीख सकते हो या सीख लोगे या कर लोगे या समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो, तो ये जो बिलीफ है टीचर का कि बच्चे कर सकते हैं, ये बच्चे की क्षमता में बिलीफ क्या है, पॉजिटिवली लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चा खुद में भी विश्वास करेगा क्योंकि उसका टीचर उसमें विश्वास करता है। वहीं अगर नेगेटिव बिलीफ है तो बच्चे का खुद से भी भरोसा उठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस चीज को चैलेंज लेके और कहें कि नहीं आपने कहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही खराब तरीका है। जब आपको कोई कह देता है दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, ठीक, स्पेशली टीचर है अगर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 96% लोग के मतलब द स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। अगर पॉजिटिव बिलीफ है यानी सकारात्मक विश्वास है टीचर का। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम बताएं। एक तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ सकता है कि क्या टीचर का बिलीफ प्रभावित करता है बच्चे की लर्निंग को? बिल्कुल करता है। अगर नेगेटिव बिलीफ है बच्चे की लर्निंग जो है नेगेटिवली प्रभावित होगी यानी इंपैक्ट होगी, या इफेक्टिव जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, अफेक्ट हो जाएगी अगर मैं कहूं। और अगर पॉजिटिव बिलीफ है तो पॉजिटिवली लर्निंग जो है बेहतर होगी। यहां पे पूछा है कि अगर पॉजिटिव बिलीफ है तो क्या होगा, तो पॉजिटिवली बेहतर होगी। क्या होगा, बच्चे ईगर होंगे, उत्सुक होंगे और मोटिवेट हो जाएंगे सीखने के लिए, क्योंकि उनके टीचर ने कहा है बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, है ना। तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ठीक है ना। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली कहानी सुनी होगी शायद सभी ने, कि उनको एक साधु मिले और उन्होंने कहा कि नहीं तुम कुछ किसी और बड़ी चीज के लिए बने हो एंड ऑल। तो वो क्या है, वो किसी का बिलीफ है आप में जो पॉजिटिव बिलीफ है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी कहानी बहुत लंबी है, इसको बहुत ज्यादा साइकोलॉजी में नहीं लेकर जाएंगे। इसका रीजन है चार्ल्स हॉर्टन कूले वाला जो सिद्धांत है, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम वॉट यू थिंक आई एम, वो वाली कहानी है। उस वजह से ऐसा हो पाता है। बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, ये थियरी कराई हुई है बहुत पहले। यानी बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स, यानी बच्चे अब रिलैक्स्ड हो जाएंगे, टीचर ने कह दिया तुम कर लोगे तो इसलिए वो मेहनत ही नहीं करेंगे। एकदम बेकार बात हुई, ये पॉजिटिव तरीका नहीं है। बिकम डिमोटिवेटेड, क्यों भाई स्ट्रेस और डिमोटिवेटेड क्यों होंगे, नेगेटिव थोड़ी है बिलीफ, पॉजिटिव है। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर के बिलीफ का, ऐसा नहीं है। टीचर का रिलेशन होता है स्टूडेंट से, है ना, ये किसी और प्रोफेशन के जैसा नहीं है कि इमोशन इन्वॉल्व ना हो, मशीन है बीच में, बच्चे हैं वो प्रॉपर जो ह्यूमंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, मतलब ऐसा नहीं है सारे जो प्रोफेशन है वो खराब है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है। आई थिंक बच्चों की गलतियां यानी चिल्ड्रंस एरर, ये भी 1 नंबर का टॉपिक है कि जो बच्चों की गलतियां हैं, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर। बच्चे में गलती नहीं ढूंढनी होती है, पहला रूल है किसका, पेडागोजी का। बच्चे को एक्टिव रखना है। दूसरा, बच्चे में कमियां नहीं निकालनी, बच्चे के परिवार में, बच्चे की भाषा में, बच्चे के कल्चर में, बच्चे को भगवान मान के चलना है ना। तो रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस, बच्चा केयरलेस है, आपको ये मानना ही नहीं है, ये बिलीफ ही गलत है कि आपने ये मान लिया कि बच्चा गलती कर रहा है क्योंकि वो लापरवाह है। आपको और रीजन ढूंढना है जो डीप में जाकर के समझ पाए। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रेपिटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। ऐसा टीचर्स करते भी आए हैं कई बार कि भाई उन्हें कहो 10 बार लिखो इस चीज को, जो कि एकदम खराब तरीका है कि आपने रिपीटेडली प्रैक्टिस करा करके और कह दिया कि इमीडिएटली करेक्ट कर दिया। बच्चे को तो मौका देना है सोचने का, खुद से करेक्ट करने का, पहले बच्चे को एक्टिव रखना है। आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर लर्निंग, ये बेस्ट है कि
जो गलतियां हैं बच्चों की या एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी एरर्स क्या है, आपका एनसीएफ भी कहता है क्या है, विंडोज है या एक विंडो है, एक खिड़की है जो बच्चे की गलती है, आपको उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी चिंतन प्रक्रिया में झांकने का मौका देते हैं। कौन? एरर्स। अगर गलती ही नहीं होंगे आपको कैसे पता चलेगा बच्चा सोचता कैसे है या कहां समझने में दिक्कत हुई है उसको, है ना। तो गलतियों को हम लर्निंग का पार्ट मानते हैं, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कुछ सीखता है और कभी कुछ गलती नहीं करता, ठीक है ना, या की ही ना हो कभी। आर इनसिग्निफिकेंट इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी गलतियों का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है गलतियां, एकदम बकवास बात। लर्निंग क्या पार्ट है, क्या एरर्स या गलतियां, और वो हमें बच्चे की थिंकिंग में इंसाइट देती है, हमें मौका देती है कि वो सीखता कैसे या किसी कॉन्सेप्ट को उसने कैसे समझा है, ये हम उसकी गलती से पकड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है असेसमेंट यानी आकलन या मूल्यांकन, हिंदी में इन्होंने लिख दिया, वैसे आकलन होता है इसका सही ट्रांसलेशन। मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, जिसके अंदर असेसमेंट अपने आप शामिल हो जाता है। तो इंग्लिश की तरफ भी झांक के देख लेना है, स्पेशली ऑफलाइन पेपर में आसानी रहती है, आप बराबर में देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करके लैंग्वेज तब देखना पड़े। तो असेसमेंट यानी आकलन शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, यानी पढ़ना लिखना एक तरफ और फिर टेस्ट के नाम पे डर फैला दो, सेपरेट है नहीं। हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेट कर दो, आज के समय में जोड़ दो। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ सीख भी रहे हैं, आप पोल में असेसमेंट भी हो रहा है, आपका आकलन भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पता लग पा रहा है कि भाई कितने लोग किस क्वेश्चन में ज्यादा गलती कर रहे हैं, आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ना कि ऐसा कि लर्निंग अभी चल रही है, टीचिंग अभी चल रही है और असेसमेंट साल के किसी एक दिन होगा, वो गलत तरीका है। सेपरेट एक्टिविटी नहीं, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, शुड बी अ पार्ट या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, जिसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं हम। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, सिर्फ मार्क्स की फॉर्म में। क्यों भाई, मार्क्स तो यहां आपको नहीं मिल रहे, मार्क्स नहीं, बच्चे के सभी पक्षों में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक, जो आपकी कौन कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। सीएपी कैप, सर पे लगाने वाली टोपी, याद करो जब सेशन कराया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट पे। बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी तरह से आकलन किया जा सकता है, इवैल्यूएशन किया जा सकता है। आप बच्चे का पोर्टफोलियो बना सकते हो, उससे रेटिंग जो चेकलिस्ट होती है वो बनवा सकते हो, कोई सर्वे करा सकते हो, उसको करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटी लिख करके ले सकते हो, ओरली कोई डिस्कशन डिबेट के माध्यम से जांच सकते हो। 70 तरीके हैं आकलन के, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटरव्यू ले सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड ही बनाए कंस्ट्रक्शन से। और कौन कौन लोग आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट विचारधारा को मानते हैं? पियाजे, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं क्योंकि ये बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड है, और वाइगोस्की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, यानी सामाजिक रचनावादी के बच्चा सोशली एक्टिविटी करके जो है लर्निंग को क्रिएट करता है। एक व्यक्ति और है ब्रूनर, बट आपके सिलेबस के लिए यही काफी है दोनों। संरचनात्मक दृष्टिकोण, जिसपे आपका एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जितनी भी अच्छी पॉलिसीज हैं वो सब कंस्ट्रक्टिविज्म को मानती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एक तो एक्टिव रहता है, दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग करता है, यानी अर्थपूर्ण अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, यानी निर्णय लेने का उसको मौका मिलेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा कुल मिलाकर के। तो एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। जो बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा कहती है, वही बात बेसिकली प्रगतिशील शिक्षा को, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रख करके ही कंस्ट्रक्टिविज्म आया है। अगर हम देखें कि बच्चे को हमको एक्टिव रखना है तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यानी बच्चे ग्रुप में सीखें, एक्टिवली सीखें, है ना, समाज के लिए या रियल लाइफ के लिए सीखें। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती, और इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं, ग्रुप में सीखेंगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन पैसिव तो बच्चा कभी नहीं रखना, बच्चा पैसिव हो ही नहीं सकता, निष्क्रिय नहीं है, बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके दिमाग में ज्ञान भर दिया और वो सोते सोते उसको रट करके आ गया। प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं कहा गया कि एक्वायर करना है। चेंज इन बिहेवियर, ये कौन कहता है? व्यवहारवादी स्कूल कहता है ना, चेंज इन बिहेवियर है। जबकि इनमें लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है? बच्चे को एक्टिव रखना, कंस्ट्रक्शन करना ज्ञान की। बच्चे क्या है? एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, यानी नीचे लिखी हुई जो कुछ स्थिति दी हुई है और इस स्थिति को किस सिद्धांत, ये स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है साइकोलॉजी के। तो पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल
फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड। यानी जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है। यानी अगर किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे या परफॉर्म नहीं कर पाया उस दिन, हो सकता है बुखार हो, डर गया हो, एंग्जाइटी हो गई हो, कोई घर में घटना घट गई हो, चोट लग गई हो, कुछ भी हो सकता है, या नहीं पढ़ पाया हो किसी कारणवश, समझ में ना आया हो, तो वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो अच्छा महसूस नहीं करते, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक बात है। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे, अगली बार से उस काम को करेंगे ही नहीं। भाई ऐसे तो होता है, जब एक बच्चा कोई पहली क्लास में फर्स्ट आता है या किसी भी क्लास में फर्स्ट आता है, अब उसको मजा आ गया है ना, स्वाद चख लिया, अब वो नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब पहले से कोई परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके दिमाग में बैठ जाती है बात कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं क्यों ही करूं, है ना। तो अब ये बात किससे जुड़ी हुई है, भाई डिमोटिवेट हो गया बच्चा, फील डिमोटिवेटेड कि वो गुड इनफ नहीं है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाया। किस बात से जुड़ी हुई है, ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात है? नहीं, हेरिडिटी की तो यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई भी बच्चा हो सकता है ना। कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, ये बात तो गलत है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, यानी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। मतलब जो हमारा दिमाग है जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पढ़ना लिखना, समझना, चीजों को जानना, ये जो जानने की प्रक्रिया जिसको हम कॉग्निशन कह रहे हैं, और इमोशंस जो हमारा फील कैसा कर रहे हैं हम, फील में कहा गया गुड इनफ फील नहीं कर रहा, अब उसने अपने आप को अच्छा महसूस ही करना बंद कर दिया तो वो उसका दिमाग भी उस तरह से काम नहीं करेगा। तो कॉग्निशन एंड इमोशंस क्या है, सेपरेबल नहीं है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, दिल और दिमाग क्या है, इंपैक्ट करेंगे बच्चे पे, तो उसके इमोशंस को भी पॉजिटिव रखना जरूरी है। किसके, बच्चे के। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। यानी रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है, या आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन जो है, बाल केंद्रित शिक्षा, वो भी क्या मानती है कि बच्चा क्या है, समस्या समाधान करता बनाओ। यानी बच्चा, आप उसके हाथ में बैसाखी तो दे नहीं सकते कि तुम आप मतलब एज अ टीचर आप जो है उसके लिए ये कहें कि हमेशा हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, है ना। तुम्हें खाना क्या खाना है हम बताएंगे, तुम्हें कपड़े क्या पहनने हैं हम बताएंगे, तुम्हें शादी किससे करनी है हम बताएंगे, करियर क्या चूज करना है हम बताएंगे। लग रही कुछ अपनी अपनी सी कहानी। तो ऐसा होता है हालांकि, बट होना नहीं चाहिए। हमारी जो एजुकेशन, हमें क्या बनाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना चाहिए कि हम समस्याएं जीवन में आएंगी ही आएंगी तो उनको समाधान करता बन पाए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है बच्चों को। तो एक प्रभावी शिक्षक के रूप में आप कैसे कर पाएंगे ये काम, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। अगर आपने पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे दिया तो बच्चा खुद से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। जब आपने पहले ही सारे जुगाड़ कर दिए, बच्चा खुद से कहां एक्सप्लोर करेगा। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक ही जैसे उत्तर ढूंढ ढूंढ के टेक्स्ट बुक में से निकाल लो जैसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें भी कोई उसका दिमाग नहीं लग रहा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रही हो, है ना। एम्फेसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने से तो आपको दूर लेके ही जाना है, इसमें तो कोई फायदा होता ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम। यानी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने दें एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इंट्यूटिवली यानी सहज रूप से उनके दिमाग में उनके अनुभव के आधार पे जो भी आइडियाज आ रहे हैं, अच्छा ये करके देख सकते हैं क्या मैम, तो हाँ आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है बेटा बताओ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका जो इंट्यूटिव गैस है, जो सहज रूप से उनके अंदर से कुछ कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, उस पर भी चर्चा की जाए और मल्टीपल सॉल्यूशंस क्लास में फिर निकल करके आएंगे और उन सबको हम एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो बच्चा क्या बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा कि वो प्रॉब्लम के समय में अलग अलग सॉल्यूशन सोच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है। यानी बच्चे खुद से एफर्ट लेते हैं, खुद से एक्टिविटी करते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। मतलब बच्चा एक्टिव है जहां, वो कौन से मेथड्स हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखना है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, ये सारे जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड कहलाएंगे जहां पे भी बच्चा एक्टिव है, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित। दो तरीके हैं मुख्य रूप से, एक है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें या तो हम सब्जेक्ट सेंटर्ड बना देते हैं क्लास को कि जैसा भी आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, या टीचर सेंटर्ड रहती है वो ट्रेडिशनल में, और दूसरा तरीका है लर्नर सेंटर्ड यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे को एक्टिव रखना है, उसके एफर्ट्स, ऐसे मेथड्स जैसे प्ले वे मेथड हो गया, है ना, आपका प्रोजेक्ट मेथड है, आपका ये एच.ई. आर्मस्ट्रांग वाला कौन सा मेथड है, एग्जैक्टली ह्यूरिस्टिक मेथड है। तो ये सब जो है जिनमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा सेंटर में है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड की जगह हमें लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है, जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चा सक्रिय है, बच्चा सेंटर में, और टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार, 22वां सवाल देखिए और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन आता है और एक आता है हार्वर्ड गार्डनर पे। तो देखना है आपको, इंटेलिजेंस की परिभाषा और वो सब कराया था, बैच वालों को भी याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले ही हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हम कर रहे थे, कल उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये किसने कह दिया भाई, ये कहा है जेपी गिलफर्ड ने। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस वो है जिसमें आप कन्वर्जेंटली सोचते हैं, उन्होंने ये कहा है कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं और डाइवर्जेंट को क्रिएटिविटी से। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो भी इंटेलिजेंट है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग ही रखेगा, तो ये अपने आप नहीं मान लेना है। चलिए इससे बेटर ऑप्शन तलाशेंगे, अभी इसको सही और गलत कुछ नहीं मानते हैं। बी ऑप्शन देखिए, इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी बुद्धि अनुभव के परिणाम के स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये होती है लर्निंग, जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया, लगभग अपेक्षाकृत, अब आप नहीं भूलेंगे। तो ये लर्निंग की परिभाषा है, ना कि बुद्धि की, ठीक है जी। और वो भी किसकी, व्यवहारवादियों की, रचनावादियों की नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म की नहीं, बिहेवियरिस्ट लोगों की। सी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज हेरिडेटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, यानी एक आनुवांशिक ट्रेट है, गुण है बुद्धि, जिसमें मेमोरी और तर्क लगता है, यानी याद करने की क्षमता और आपकी तर्क करने की क्षमता आती है, और ये सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है। तो ये भी उतना जम नहीं रहा, हालांकि इंटेलिजेंस या आईक्यू जो है आपका काफी हद तक प्रभावित होता है आपके हेरिडिटी से। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये देखो, बुद्धि को लेकर ना बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे लोग कुछ मानते हैं पहले, फिर कुछ और मानते थे आज के समय में। लेकिन अगर हम जो बात कर रहे हैं तो बुद्धि क्या है, एक बहुआयामी एस्पेक्ट है या पक्ष है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसको बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या आईक्यू टेस्ट के द्वारा करेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे देखा जाए तो थॉमस एल्वा एडिसन को कह दिया गया था कि इनको स्कूल से निकाल लीजिए, पत्र मिल गया था माताजी को, और आपके बच्चे में बुद्धि की कमी है, ये तो नहीं सीख पाएगा। उन्होंने क्या किया, बाद में आविष्कार किया। तो हम आईक्यू टेस्ट के माध्यम से या जो जनरल इंटेलिजेंस का परसेप्शन चल रहा है समाज में, जरूरी नहीं है हम उसके माध्यम से ही ये कहें कि यही व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धि के कई सारे डायमेंशन है। कोई गार्डनिंग में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। वही बात है एल्बर्ट आइंस्टाइन की कि अगर हम मछली को उड़ने से कंपेयर करेंगे, उड़ने की क्षमता से देखेंगे कि उड़ कितना बढ़िया पाएगी, तो मछली जीवन भर खुद को बुद्धिहीन समझ के निकाल देगी अपना जीवन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कई सारी क्षमताएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। आपका एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वाहक, जिसको हम कह रहे हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की। जब हम बात करते हैं एजेंट्स का मतलब क्या है, वो माध्यम या वो वाहक जिनके द्वारा सोशलाइजेशन, यानी समाज में कैसे रहते हैं हम, क्या तौर तरीके होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, कहीं बैठ के खाते हैं तो कैसे खाते हैं, किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, कहाँ के कैसे नियम कायदे कानून है, कैसे हम रहते हैं समाज में, ये प्रक्रिया जो है सोशलाइजेशन कहलाती है। क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं। अब इस प्रक्रिया को सिखाने वाले कुछ एजेंट्स होंगे, वाहक होंगे, कुछ माध्यम बनेंगे कुछ। तो इसमें दो प्रकार के वाहक होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में परिवार आता है, क्योंकि सबसे पहले आप परिवार में ही होते हैं और परिवार से ही सीखते हैं तौर तरीके दुनिया के। कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, वॉट एवर। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में पूरी दुनिया आ जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, मीडिया हो, बाकी सारी चीजें हो, गवर्नमेंट हो। तो आपको पता है प्राइमरी में परिवार आएगा, फैमिली, ठीक है ना। नेबरहुड का कोई अस्तित्व नहीं है, कई बार वो फैमिली के साथ लिखा होता है नेबरहुड, तो प्राइमरी में चला जाएगा, स्कूल के साथ लिखा हो तो सेकेंडरी में चला जाएगा, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा एक बार, 6 सवाल और हैं, फिर आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आज आप ठीक कर पाए। ये सेट एकदम बैलेंस सेट है, इजी कहेंगे इसको, लेकिन हाँ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तुक्के ज्यादा नहीं चल पाएंगे। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थियरी, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स, यानी वो सोचते हैं कि बच्चों की थिंकिंग जो है इंफीरियर होती है, हीन होती है, बड़ों के सामने छोटी होती है। ऐसा पियाजे नहीं सोचते हैं। पियाजे तो एक्टिव बिल्डर्स, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं बच्चों को। भाई मेरा टारगेट है आप 30 में से 30 लेकर के आए। अगर आपने बैच नहीं भी लिया है, यूट्यूब से भी आप ठीक से पढ़ा होगा, नोट्स आपको फ्री दिए गए हैं, ये प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं और आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो एटलीस्ट सीडीबी में 30 आउट ऑफ 30 मेरे को चाहिए आपसे, और वो आप कर लेंगे अगर डेली बेसिस पे बस जुड़े हुए हैं तो भी, ठीक। तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स, यानी छोटी होती है, निम्न होती है, हीन होती है, ऐसा नहीं कह सकते हम।
बी ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। ये भी गड़बड़ हो गई कि हम मान रहे हैं नहीं बच्चों की तो थिंकिंग एकदम ऊपर होगी बड़ों से, मतलब हम बीच में कहीं देख ही नहीं पा रहे ना, ये भी गड़बड़ है। ऐसा पियाजे ने नहीं कहा। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जब हमने पियाजे वाले क्वेश्चंस किए थे, इस बार के ऑनलाइन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो हमने बात की थी या मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है ऐसा नहीं है, अमाउंट सेम है। बच्चा भी दिन में मान लीजिए 200, ये तो मैं बहुत कम करके बता रही हूं आपको, बच्चे के दिमाग में यदि 4 विचार आते हैं तो बड़ों के दिमाग में भी 4 आते हैं, यानी बड़ों के दिमाग में 4 विचार आ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में भी आ रहे हैं वही 4 विचार, लेकिन प्रकार अलग है, काइंड अलग है, अमाउंट या क्वांटिटी सेम है। ऐसा नहीं कि बच्चा कम सोचता है आप ज्यादा सोचते हैं, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं है बल्कि क्वालिटी में डिफरेंट है। आपके लिए आपका ब्रेकअप हो गया, नौकरी छूट गई, नौकरी लग गई, वॉटेवर, ये सब आपके दिमाग में विचार होंगे। बच्चे के लिए उसका खिलौना खो गया, कल स्कूल में टीचर डांट लगाएंगी, क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, प्रकार अलग है विचारों का। विचार बच्चे के दिमाग में भी आते हैं और आपके दिमाग में भी आते हैं। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कई बार कई साल तक पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ऑनलाइन में भी पूछा गया है। अच्छा, एक पूछा कैसे जाता है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डिफरेंट इन काइंड देन इन अमाउंट, ऐसे पूछ लेते हैं। इसको 2 फिल इन द ब्लैंक देते हैं कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डिफरेंट इन डैश एंड देन डैश, तो देन अमाउंट, यानी बच्चों की जो सोच है वो मात्रा में या क्वांटिटेटिवली, ये भी पूछा हुआ है कि क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं होती बट क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, उनका गुणात्मक रूप से डिफरेंट होती है जो सोच होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। यानी चिल्ड्रंस थिंकिंग, ये ऊपर लिख देगा, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डिफरेंट इन डैश देन अमाउंट या देन डैश, तो मात्रा में अलग नहीं होती, प्रकार में अलग होती है, यानी डिफरेंट इन प्रकार या गुणात्मकता में भिन्न होती है, किससे, मात्रा से या अमाउंट से। ठीक है ना, तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है, उसका डैश में कई लोग घूम जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जेंडर इज और अ, ये फ्री का नंबर है, हर बार पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाएगा जब तक पेपर आ रहा है। इस पेपर में तो 2 क्वेश्चन आ गए जेंडर के। जेंडर इज और एन, तो जेंडर क्या है, हिंदी में भी इस बार तो जेंडर ही लिख दिया। कई बार क्या करते हैं इंग्लिश में सेक्स या जेंडर लिख देते हैं और हिंदी में जेंडर या लिंग ही लिखा रहने देते हैं सिर्फ, तो आपको इंग्लिश वाली साइड एक बार झांक करके देख लेना है। ठीक है जी, तो बायोलॉजिकल डेटरमिनेंट है, यानी एक जैविक निर्धारक है जेंडर। बायोलॉजिकल तो क्या होता है, याद करो, सेक्स। भाई महिलाएं और पुरुष, उनकी बनावट भिन्न है, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं या उनकी जो शारीरिक बनावट है वो डिफरेंट है, तो ये बायोलॉजी है हमारी, ये जैविकता है। इसको सेक्सुअल डिफरेंस कहेंगे या सेक्स को हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक, वही साइकोलॉजिकल एंटिटी का यहाँ कोई रोल नहीं है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, जेंडर है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, है ना। ये क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने बनाया है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वहीं सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, GS से याद रख लेना। जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट, और सेक्स क्या है, ये SB या BS हो गया, बट उसको आप छोड़ सकते हो, बस GS याद रख लेना। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। क्या, लिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और इसको पता है ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी ये बताया ना, जब 2 डैश लगेंगे ना तो आपका सर घूम जाएगा, आपको लगेगा अरे हमें तो ये पता ही है ना। यही करते हैं हम लोग, हमें लगता है बस मुश्किल क्वेश्चन कर लो, आसान तो आएंगे नहीं, जबकि पेपर में एक बैलेंस होगा, इतने % मीडियम होंगे, इतने % इजी होंगे, इतने % डिफिकल्ट होंगे, और जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होंगे। तो अगर हम बात करें तो ये पूछ लेते हैं कि जेंडर, अब आप लोग जवाब देना एक बार, जेंडर डैश एंड सेक्स डैश कंस्ट्रक्ट लास्ट में लिख देते हैं। यानी अब इसको हिंदी में मत लिखवाना, हिंदी में दोनों जगह लिंग लिखा हो सकता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपके सामने, देना जवाब A और B में, एक बार एक पोल दे दो A और B का, ठीक है जी। पहला है आपके सामने, जेंडर क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, वही सेक्स हो गया सोशल कंस्ट्रक्ट। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये कितना आसान है, इसमें भी देखना कितने लोग गलती करेंगे, इससे ज्यादा और क्या आसान बनाए, लड्डू ही है इसके बाद तो दुनिया आपके सामने। देखिएगा, हिंदी में लिखवाना चाहिए तो ये जैविक और सामाजिक, बायोलॉजिकल को जैविक
और उसको सामाजिक। आप क्या लोगे बच्चे की जान, इससे आसान और क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आपने मुझे धन्य कर दिया ये जवाब दे करके, है ना। सिर्फ क्वेश्चन 78%, अभी भी 22% लोग हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब अगर 15 कितने 14,500 लोग अगर हम जुड़े हुए हैं, उसमें से 5200 लोग अगर वोट कर रहे हैं, या 5300 लोग वोट कर रहे हैं, 5600 लोग वोट कर रहे हैं, वॉट एवर, मतलब 10,000 लोग भी मान लीजिए वोट कर रहे हैं, तो उसमें से 20% लोग अभी भी हैं, यानी 2000 लोग हैं जो गलत ऑप्शन, उन्हें जवाब गलत ही देना है, चाहे आप कुछ भी कहो, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जेंडर क्या है? जेंडर जीएस बताया तो था अभी, सिंपल तरीका याद रखने का, जीएस यानी जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है ना। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना। एंड सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये क्वेश्चन कई तरीके से इसी के अराउंड कई बार पूछा जा चुका है और आता रहेगा ये जब तक दुनिया है, जब तक सिलेबस है ना। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। समझ गए? कोई दिक्कत? अंडमान निकोबार से आते हैं मैम, कार्तिक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बफरिंग हो रही है पता नहीं क्यों। देखिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट जरूरी है समझने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। यार ये क्या है, बफरिंग क्यों हो रही? देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 26, जवाब देंगे खुशी खुशी। देखिएगा, कहां से देखेंगे पता नहीं, इंटरनेट का क्या पंगा है। देखो एक बार फटाफट से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 26, 4 सवाल और हैं इसके बाद। कोई कह रहा है जिसका गलती से लग गया, क्लिक हो गया, उसको नंबर मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में गलती से गलत गोला भर दिया आपने तो फिर उसका क्या करेंगे सर? गलती कुछ गलतियां करने की नहीं होती ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। यानी विकास के व्यापक आयाम, व्यापक कौन से आयाम होते हैं भाई? व्यापक आयाम, ब्रॉड डोमेन, सिर्फ 3 ही है अगर देखा जाए, जो आपकी एनसीईआरटी मानती है, जिसको हम 4 बना देते हैं जोड़ करके, पीसीएसई, है ना। पीसीएसई, पीसीएस तो याद है ना सबको। अगर हम बात करें फिजिकल, जी बिल्कुल, सी फॉर कॉग्निटिव, बिल्कुल, फिजिकल मतलब शरीर, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान हमारा दिमाग, मेंटल डेवलपमेंट जिसको कह देंगे, सोशल बिल्कुल समाज, एंड इमोशनल पीसीएसई, बात तो सही है ना। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हमने कुछ पढ़ा नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं पढ़ा, सेल्फ नहीं पढ़ा, पर्सनैलिटी अलग से, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ नहीं, गड़बड़ है। क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, पीसीएसई। फिजिकल यानी आपके शरीर का विकास। यही 4 प्रकार है ना मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। पीसीएसई फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये सब आ जाएगा। फिर आपका आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या आपकी बुद्धि का विकास, जिस पे पियाजे और वाइगोस्की ने और ब्रूनर ने थियरी दी है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जितने भी काम दिमाग से होंगे वो यहाँ आएंगे, दिमाग का विकास हो गया ये, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? यहीं पे बनते हैं, है ना, दिमाग में ही बनते हैं। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? मॉरल डेवलपमेंट, है ना। ये आपको कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए, इसलिए इतना समझाया जा रहा है ऐसे। इमोशनल डेवलपमेंट, फिर हम कॉग्निशन एंड इमोशन वाला चीज दोनों को जोड़ देते हैं कि भाई जो कॉग्निशन है हमारा दिमाग का विकास है और इमोशनल डेवलपमेंट है हमारा इमोशंस पे कंट्रोल, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो ये चारों एक दूसरे को करते हैं, है ना। इनका सीक्वेंस भी ऐसे रहता है बट इंटीग्रेटेड है ये। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिएगा लेंदी ये भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको समझ नहीं लगेगा, पढ़ने तो पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, यानी बच्चों और उनके अधिगम के बारे में या संदर्भ में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। वो याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा होगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया, याद करो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में 3 चीजें बताई थी। एसीसी बताया था, क्या बताया था फटाफट से बताओ, है ना। हाँ एसीसी ही बताया था, ठीक, कि बच्चे जन्म से 3 क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, हमें ये मानना होता है, ठीक। तो ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, हाँ हमें ऐसा ही मानना है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, नेचुरली वो क्यूरियस होते हैं और
सीखने में सक्षम होते हैं, सीख सकते हैं यदि सही तरीके से सिखाया जाए तो। बात तो सही है, सिर्फ एनसीईआरटी रीना और प्रीवियस ईयर एसएसटी के लिए और साइंस एंड मैथ्स के लिए। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, यानी जो आपकी आनुवांशिकता है, भाई आपके पूरे डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में दो ही चीजें, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। एक है हेरिडिटी आपकी, यानी आपके आनुवांशिकता, आपके जीन्स, और दूसरा है एनवायरमेंट। ये दोनों ही घुल मिल करके, इंटरेक्शन करके आपको बनाते हैं, अदरवाइज तीसरी कोई चीज नहीं है। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, यानी सिर्फ हेरिडिटी डिसाइड करती है कि वो कितने मोटिवेटेड होंगे सीखने के लिए, कितनी कैपेबिलिटी होगी। तो एनवायरमेंट में फिर हम इतनी ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हैं, गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स में, या फिर हम ट्यूशन भेजते हैं बच्चे को, और 70 तरीके के तरीके हैं, मतलब तरीके हैं, 70 वेज हैं जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे को ट्रेनिंग मिले। तो फिर तो एनवायरमेंट जीरो हो जाएगा यदि सब कुछ हेरिडिटी डिसाइड कर देगी, तो ऐसा तो नहीं है। चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमिन्स एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी, यानी बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। यानी अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है तो वो मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन ही ना पाते। जब आप न्यूज में सुनते हैं कि एक रिक्शा वाले की बेटी जो है वो क्या बन गई है, आईएएस बन गई, या कोई बहुत गरीब परिवार से कुछ एक्सेप्शनल कर जाता है, तो क्या वो मोटिवेटेड नहीं है? क्या मोटिवेशन नहीं होगा गरीब परिवार से? नहीं, ये बात गलत हो गई। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड, देखो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से दोनों से बच के रहना है। ये कोई सही तरीका नहीं है, ना सिखाने का, ना बच्चे को मोटिवेट करने का। बस सुनने में अच्छे लगते हैं क्योंकि हमने बचपन से ऐसे देखा है, ये कंडीशनिंग का काम आते हैं, ये नेचुरल नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाएंगे आपको, ठीक है ना। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, यही बात सही है। एसीसी का कॉन्सेप्ट है, यानी हर एक बच्चे में एबिलिटी टू लर्न होती है, सीखने की क्षमता होती है। क्यूरियस होता है हर बच्चा बाय नेचर, जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा रखता है, क्वेश्चंस पूछता है, दीवारों पे कुछ भी चलाता है, बनाता है, हम ही उसकी जिज्ञासा किल करते हैं कहीं ना कहीं। और तीसरी चीज है बाय नेचर क्रिएटिव होता है। तो ये तीन चीजें आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी मानती है, एसीसी से आपको याद भी रखने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं आज के लिए। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, यानी प्रगतिशील शिक्षा में, जिसकी बात जॉन डीवी हम करते हैं, लैब स्कूल्स उन्होंने ओपन किए, है ना, लेबोरेटरी स्कूल्स जिनको बोला गया, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया शिकागो में। तो अगर हम बात करें ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे देखती है बच्चों को, मिनिएचर अडल्ट, यानी बड़ों का छोटा रूप है, यानी एक तो हुआ मान लीजिए बड़ा मग, एक अडल्ट व्यक्ति है ना, और दूसरा क्या है आपका, ये मिनिएचर वर्जन है, इस मग का छोटा रूप है। तो क्या ऐसा होता है बस बड़ों का छोटा रूप हो गए बच्चे? ऐसा कई लोग मान सकते हैं, बट ये एकदम गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। पैसिव होंगे बच्चे, पैसिव कभी नहीं होंगे, है ना। एक्टिव एक्सप्लोरर्स, यस, बच्चे को एक्टिव रखना है आंख बंद करके, सक्रिय अन्वेषक हैं। ये ब्लैंक स्लेट की बात व्यवहारवादी थॉट है, और वो कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं। इसको हम नहीं मानते आज के समय में कि बच्चा क्या है, खाली तख्ती है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, गीली मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी है, क्ले है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है, कुछ भी बना दो उसको। ये 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक कह के चले गए। हमने कहा अब हमें माफ करो, हम बात करेंगे बच्चे को सक्रिय रखने पर। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या इवन कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर या सक्रिय अन्वेषण करता बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज, यानी अधिगम क्या है वाइगोस्की के अनुसार। आपको पता है वाइगोस्की के बारे में, बीपीएल वाला जो आपका कार्ड है वो नहीं चलता, इनका कौन सा चलता है? एससीएल, याद रखेंगे ना, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज। इन्हीं तीनों में से एक जवाब मिल जाएगा। अगर वाइगोस्की की बात हुई है, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, इन तीनों में से ही कोई एक जवाब होगा। तो लर्निंग को सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक गतिविधि मानते हैं, हाँ, तभी तो वो ग्रुप में सीखने को, सहयोगात्मक अधिगम को, असिस्टिव लर्निंग को, इन सबको महत्वपूर्ण मानते हैं। बात तो सही है। एससीएल सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, तो सोसाइटी तो मिल गया। फिर भी देख लेते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं, ग्रुप में सीखने पे जोर देंगे। पैसिव तो रख ही नहीं सकते, बच्चा तो एक्टिव रहेगा, चाहे प्याजे हो, वाइगोस्की हो, कंडीशन नहीं होगी। एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, कहानियां सुन के दादी नानी से, और चर्चाएं करके, टीवी देख के, वो भी तो सामाजिक इंटरेक्शन ही हुआ एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ चाइल्ड इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद कराया हुआ है। सेंसरी मोटर यानी संवेदी परक कह देते हैं, इंद्रिय गामक कह देते हैं। पहली स्टेज जन्म से 2 वर्ष की, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस वो वाली कहानी है। प्री ऑपरेशनल जिसको पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष कहते हैं, सिंबॉलिक थॉट आएगा इसमें, बाकी सारी नेगेटिव चीजें हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपका मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 से 15 वर्ष।
बात ठीक है नहीं है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक कह देते हैं। तो ये एसपीसीएफ पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की या फिर मेंटल डेवलपमेंट की, तीनों ही नाम पूछे जा सकते हैं पेपर में कि पियाजे ने किसकी स्टेजेस दी हैं। तो आपको पता हो कॉग्निटिव यानी जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, सब कुछ जो भी काम दिमाग से होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है पियाजे ने, वाइगोस्की ने भी। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस पूछ लेता है कई बार कि पियाजे ने कौन सी दी है, तो आपको पता है एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। दूसरा कॉग्निटिव का दूसरा नाम क्या लिख सकता है पेपर में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी है, पियाजे ने दी है। मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी है, पियाजे ने दी है। बात क्या है, बराबर है, तीनों में से कुछ भी मिल जाए आपको। ठीक है जी। 39% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, जो कि एकदम गलत है। ईश्वर आपका भला करे और आपके गुरुदेव और गुरुमाओं का भी, जिन्होंने ऐसी शिक्षा आपको दी। इसका जवाब बी होगा, गलत है ये बात। देखिएगा, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अवस्था की विशेषता कौन सी है, कैरेक्टर पूछा है। सर्कुलर रिएक्शंस, ये भी सेंसरी मोटर में आते हैं, बच्चा रिपीटेड एक्शंस करता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन लिखा हो तो प्री ऑपरेशनल आ जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा कहीं पे, ये जनरली पूछा नहीं जाता बट ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस रेपिटेडली जब बच्चा जो है एक्शंस करता है तो वो 2 से 7 वर्ष में आ जाते हैं। अदरवाइज सर्कुलर रिएक्शन दिए हैं तो ये जन्म से 2 वर्ष में आ जाएंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, लक्षण निर्देशित व्यवहार के बच्चे इस टेबल पे कुछ रखा हुआ है वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। कब आता है, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष में। ठीक है ना। डेफर्ड इमिटेशन, ये भी बहुत चिल्ला चिल्ला करके बताया हुआ है कि एक दिन बच्चा है मम्मी को मेकअप करते हुए देखता है, फिर वो बाद में एक दिन क्या होता है, 4 दिन बाद मम्मी आई और बच्चा पूरा जो काजल है वो लिप्स पे लगाया हुआ है और लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे, मतलब डेफर्ड इमिटेशन, यानी नकल करता है लेकिन विलंब में, मतलब उसके दिमाग में वो चीज सेव हो गई है, बाद में करेगा इमिटेशन उस चीज का, इसी को डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। ठीक है जी बात। अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक 32% लोग अब 4 पे जा रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। अगर हम बात करते हैं इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, बात एकदम सही है कि जो थॉट की इररिवर्सिबिलिटी है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता है, वो 2 से 7 वर्ष में होती है। कैरेक्टराइजेस का मतलब ये नहीं है कौन सी एक विशेषता हो गई, ये पूछ लिया हमसे। विशेषित करता है का मतलब है डिनोट करता है कौन सा एक लक्षण की ये 2 से 7 वर्ष की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी बच्चा स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता रिवर्स नहीं कर पाएगा। चौड़े बर्तन से पतले बर्तन में अगर पानी जाता है तो उसको लगेगा जो पतला बर्तन है जो लंबा दिखता है उसमें पानी ज्यादा होगा। पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से पानी बन सकता है, ये वो नहीं सोच पाएगा, है ना। गाड़ी सीधे चल सकती है, रिवर्स करना मुश्किल होता है, यानी इरिवर्सिबिलिटी है थॉट में। इवन उल्टी गिनती तक में दिक्कत आ सकती है, हालांकि इतना तो सीख ही जाता है। तो ये जो है आपका ऑफिशियल आंसर भी है, 4th ऑप्शन, लॉजिकल आंसर भी है और सही भी है ये। ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इसमें कोई भी डाउट रत्ती भर का भी नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना, जैसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऐसा नहीं है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में खत्म हो जाता है, बट पूछा क्या ये तो देखेंगे हम, है ना। कैरेक्टरिस्टिक तो ये सेंसरी मोटर का है ना, ये सारे बाकी के 3 ऑप्शन किसके हैं, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर के हैं। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो हैं कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा। और इसके अलावा हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, कल मिलेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम। इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो मैं करा दूंगी। इतने प्रीवियस मैराथन वगैरह देख लो यार, है ना। बीच में थोड़ी तबीयत ढीली हो गई, अभी भी पूरी तरह से तो ठीक नहीं है बट कोशिश पूरी है। 20 आउट ऑफ अच्छा 20 क्वेश्चन पे आपने ज्वाइन किया होगा, 28 आए हैं, बहुत बढ़िया। कृष्णा अवस्थी, क्रिएटिव माइंड करें 29, बहुत बढ़िया, गुड नाइट भाई। 30 आउट ऑफ 30 जूही कह रही हैं, 30 आउट ऑफ 30 राहुल पासवान। मैम प्लीज उदय सर की क्लास लगवा दो, उनको कुछ तो उनको भी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। 27 आउट ऑफ 30 लगवा देंगे यूट्यूब पे। रेणु शर्मा, तन्नुदीप 27 आउट ऑफ 30, 27, 28, 30, 29 में से 30 है, उल्टा लिख दिया आपने, 29/30 हो गए। मुनेश शर्मा, ठीक है। नीरज, बहुत बढ़िया। तो अगर आप 25 के अराउंड भी हैं या +20 तो रहने चाहिए इस तरह के सेट में। चलिए खैर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल मिलेंगे और टेंशन नहीं लेनी, पेपर मस्त क्लियर होगा अभी से भी। टेक केयर, बाय बाय, मौज हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, गुड नाइट, कल मिलते हैं 9 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कई लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाता, अब ये इवेंट 3-4 दिन पहले क्रिएट हो गया था, उस चक्कर में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आप तक ना गया हो। ठीक है ना। चलिए टेक केयर, बाय। ठीक है, करियर मेकर आपके 25 है, बहुत बढ़िया।